Hello, welcome back. So this is our next topic, CPU scheduling. Let's see what it is. CPU scheduling is basically a process where we schedule multiple processes with respect to CPU. क्या मतलब हुआ? If this is our CPU and say this is a process P which is executing in the CPU, and there are two processes Q and R waiting to execute in the CPU. तो होगा क्या, हमारी प्रोसेस पी एग्जीक्यूट हो रही है और ये दोनों प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होना चाहती हैं. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्यू एग्जीक्यूट होगा या आर एग्जीक्यूट होगा या पी कब तक एग्जीक्यूट होगा एंड सो ऑन. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है विद द टर्म विच इज़ नोन एज सीपीयू शेड्यूलिंग. So it is a process which schedule process P, Q, R in this particular example according to their turns, according to their priority. वो इनको शेड्यूल करेंगे ताकि ये एक वेटिंग स्टेज पे, रेडी स्टेज पे, रनिंग स्टेज पे प्रॉपरली मैनेज हो सके. सो दिस इज़ अवर सी पी यू शेड्यूलिंग. ओके, वाई वी यूज़ सी पी यू शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरी है? टू मेक अवर सिस्टम एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास प्रोसेस पी था जो एग्जीक्यूट हो रहा था और क्यू और आर एग्जीक्यूट होना चाहते थे. एफिशिएंसी क्या होगी? जब हम इन सारी प्रोसेसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकेंगे. अगर ये सारी प्रोसेसेस भीड़ में एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहेंगी और हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये सारी ही आपस में रिसोर्सेज के लिए लड़ती रहेंगी, सीपीयू टाइम के लिए लड़ती रहेंगी और हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे. अगर हम प्रॉपरली इसको किसी एल्गोरिदम की हेल्प से मैनेज करेंगे तो ये एफिशिएंट सिस्टम बनाने में हेल्प करेगा. फिर अभी जैसे क्वेश्चन था कि पहले क्यू एग्जीक्यूट होगा या आर, वी डोंट नो. बट अगर हम कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो उस एल्गोरिदम की हेल्प से हमें आंसर मिल पाएगा कि क्यू या आर या पी कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एग्जीक्यूशन टाइम, अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी. सब फेयरनेस होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फास्ट. अगर मैं कोई रूल, कोई एल्गोरिदम मेंटेन करती हूँ तो द प्रोसेस विल बी फास्टर. इनका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि ये प्रॉपरली मैनेज्ड फॉर्म में एग्जीक्यूट होंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्यों ज़रूरी है. ओके, नाउ सीपीयू शेड्यूलिंग अगर हम करेंगे तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. सो व्हाट इज़ प्रीएम्प्टिव? इट इज़ प्री प्लस एम्प्टी. प्रीएम्प्टी मतलब पहले ही एम्प्टी कर देना. एग्जाम्पल से समझते हैं. दिस इज़ अवर प्रोसेस पी एंड देयर इज़ अ प्रोसेस क्यू. पी इज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग एंड क्यू विश टू एग्जीक्यूट इन द सीपीयू. तो अगर मैं इस पी को प्रीएम्प्ट यानी एम्प्टी करके इस क्यू को सीपीयू में आने का मौका दे रही हूँ, देन दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जहाँ पे हम एक ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को हटा और सीपीयू से और दूसरी प्रोसेस को आने का मौका देते हैं. दिस इज इस शेड्यूलिंग. इससे फ़ायदा क्या हुआ? सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा. कैसे? सीपीयू इज़ बिजी, वो पी को हटा रहा है, क्यू को ला रहा है. सीपीयू हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो सीपीयू इज़ मोर यूटिलाइज्ड. ठीक है. बेटर रिस्पॉन्स टाइम. अगर आप देखेंगे पी स्विच हुआ और क्यू अंदर आया, इस तरह से पी ने अपना कुछ एग्जीक्यूशन कर लिया और फिर क्यू ने अपना कुछ एग्जीक्यूशन किया. हम देखते हैं अगर यही स्विचिंग 3 टाइम और हुई कि पी ने एग्जीक्यूट किया, फिर क्यू ने थोड़ा सा, फिर पी ने 2 सेकेंड्स, फिर क्यू ने 2 सेकेंड्स, तो हमारा स्विचिंग इतनी फास्ट होगी कि हमारे हर इन दोनों प्रोसेस को कुछ टाइम मिलता रहेगा तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा. अपेक्षा करें कि इससे कि अगर प्रोसेस पी का एग्जीक्यूशन टाइम 6 सेकेंड है तो ये पूरा 6 सेकेंड एग्जीक्यूट हो, उसके बाद क्यू को मौका मिले, फिर क्यू एग्जीक्यूट हो और फिर आंसर मिले. तो इस तरह से क्यू का रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा. तो रिस्पॉन्स टाइम कम होता है जब हम प्रीएम्प्टिव यूज़ करते हैं. ठीक है. इट मेक्स द सिस्टम फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबिलिटी है. अगर आप चाहें तो इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं. तो आप चाहें तो पी को पूरा 6 सेकेंड्स चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो पी को 2 सेकेंड्स के बाद प्रीएम्प्ट करके क्यू को मौका भी दे सकते हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास. ठीक है. बट देयर इज़ अ डिसएडवांटेज, प्रोसेस ओवरहेड. ओवरहेड का मतलब क्या होता है? अगर आपको लोकेशन ए से बी जाने में 5 मिनट लगते हैं, ओके, और अगर उस ड्यूरेशन में जाने में ड्यू टू सम ट्रैफिक आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगा, तो दिस 1 मिनट इज़ योर ओवरहेड. टाइम, उसका डिस्टेंस जो था वो आप 5 मिनट में मेजर कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लगा सो दिस एक्स्ट्रा लगा, सो दिस इज़ योर ओवरहेड. इसी तरह से यहाँ पे भी जो आप ये स्विचिंग पी को हटाना और क्यू को लाना, तो ये जो इन बिटवीन टाइम होता है ये एक ओवरहेड टाइम है, एक ओवरहेड टाइम है जो आपको प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में लेना पड़ता है. ओके, सो दिस इज़ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. इसी की अपेक्षा हम देखें नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज़ ऑपोजिट.
नॉन प्रिएम्प्टिव में मतलब क्या है कि अगर आपका सीपीयू में प्रोसेस पी एग्जीक्यूट हो रहा है और क्यू वेट कर रहा है, तो पी सिर्फ तभी हटेगा जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, उससे पहले आप पी को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, देन इट इज़ नॉन प्रिएम्प्टिव। ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंस आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते सो सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ लो, रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब पी पूरा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही क्यू को मौका मिलेगा, इसलिए क्यू का रिस्पॉन्स टाइम अब ज़्यादा होगा। ठीक है। शेड्यूलिंग इज़ रिजिड, रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट, तो पी हटेगा ही नहीं, चाहे आप हायर प्रायोरिटी टास्क को ही क्यों ना लेके आए, बट पी विल नॉट बी रिमूव्ड, तो इट इज़ अ रिजिड एल्गोरिदम। और जो ओवरहेड वहाँ पे हमारा लग रहा था वो ओवरहेड यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग टाइम है ही नहीं, स्विचिंग हो ही नहीं रही है। तो दिस इज़ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ओके, अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी प्रीएम्प्टिव है कौन सी नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इस चीज़ को हम लोग अपने प्रोसेस लाइफ साइकिल वाले चार्ट से याद करेंगे। हमारी लाइफ साइकिल क्या कहती थी, हमारे पास एक रेडी स्टेट थी, ओके, एक रनिंग स्टेट थी आर, ओके, एक वेटिंग स्टेट थी, एक टर्मिनेटिंग स्टेट थी, ओके, एंड वी हैव ए दीज 4 स्टेज। न्यू थी, हम उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो केस 1 से प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, रनिंग से आप कहाँ जा रहे हैं, वेटिंग में। ठीक है, फिर दूसरा पे केस कह रहा है रनिंग से आप रेडी में जा रहे हैं। केस 3 कह रहा है कि आप वेटिंग से रेडी में जा रहे हैं। ठीक है, एंड केस 4 इज सेइंग आप रनिंग से टर्मिनेशन पे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये 4 केसेस हैं, अगर आप एग्जीक्यूट करो तो आप यही पॉसिबल डायरेक्शन से मूव कर सकते हो। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे प्रीएम्प्टिव कौन सा है, नॉन प्रीएम्प्टिव। केस 1 एंड 4 यानी जब आप फॉरवर्ड मूव कर लो, आप रनिंग से आगे जाके वेट कर रहे हो या रनिंग से आगे जाके टर्मिनेट हो जा रहे हो, देन दीज 2 केसेस आर नोन एज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अगर ऐसा कोई केस मिलेगा देन इट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो, आप रनिंग से रेडी में जा रहे हो या वेटिंग से रेडी में जा रहे हो, देन दीज 2 केसेस आर योर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। यानी अभी आपको आप स्विचिंग कर रहे हो, आप दोबारा से एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे केसेस के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रीएम्प्टिव है कौन सा नॉन प्रीएम्प्टिव। नाउ हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया को हम डिवाइड करते हैं मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बढ़नी चाहिए और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कम होनी चाहिए। तो वी हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट, जो बढ़ने चाहिए। सो व्हाट इज सीपीयू यूटिलाइजेशन, हमें पता है सीपीयू यूटिलाइजेशन मीन्स आप सीपीयू को मैक्सिमम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज यूटिलाइजेशन। तो सीपीयू जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उतना ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन रहेगा। तो अगर हम कोई शेड्यूलिंग बना रहे हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन शुड बी मैक्सिमम। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव थ्रूपुट। व्हाट इज थ्रूपुट, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट फिनिशेज देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट ऑफ टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में आपकी कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर रही हैं, दैट इज़ थ्रूपुट। तो ऑब्वियसली इस डेफिनेशन को सुन के समझ में आता है, आप चाहोगे कि एक यूनिट ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म करें, तो इट शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, आपने प्रोसेस एग्जीक्यूट करी, सबमिट करी, और उस सबमिट करने के बाद पहली बार उसने रिस्पॉन्स कब दिया, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स टाइम। तो हम क्या चाहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम क्या हो, ज़्यादा हो या कम, ऑब्वियसली कम हो। तो हमारे कम से कम समय में हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, सो इट शुड बी मिनिमम। ओके, नेक्स्ट इज योर वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इज व्हाट, प्रोसेस एग्जीक्यूशन से पहले जितना वेट कर रहा है, दैट इज़ योर वेटिंग टाइम। अब यहाँ पे बात ध्यान दें, एक हमारी वेटिंग स्टेज थी, ओके, एक हमारी रनिंग स्टेज थी और एक हमारी रेडी स्टेज थी। तो जो वेटिंग टाइम है दैट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस वेटिंग स्टेज, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर रेडी स्टेट एंड रनिंग स्टेट। तो प्रोसेस रेडी स्टेज में है और वो वेट कर रहा है कि कब वो रनिंग स्टेज में जाएगा, तो यहाँ पे जितना समय वो रहेगा दैट इज़ इट्स वेटिंग टाइम। वो वेट कर रहा है कि कब वो एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग में जाएगा। यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन के लिए वेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो हम इस वाले टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं, हम इस टाइम को कंसिडर करते हैं। वेटिंग टाइम इज़ द प्रोसेस, वो जितनी देर के लिए रेडी स्टेट में रहेगा, दैट इज़ इट्स वेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज़ योर, और ये वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम, कम से कम समय वेट करें ताकि उसको जल्दी से जल्दी सीपीयू मिल जाए। नेक्स्ट इज़ योर टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज़ बेसिकली द ओवरऑल टाइम जो प्रोसेस एक सिस्टम के अंदर बिताता है, दैट इज़ प्रोसेस कब सबमिट हुआ, प्रोसेस कितना देर रेडी स्टेट में रहा, प्रोसेस कितना देर रनिंग हुआ, या प्रोसेस कितना देर वेटिंग स्टेट में रहा। ओवरऑल टाइम जो उसने न्यू और टर्मिनेशन के बीच में गुजारा है, दैट ओवरऑल टाइम इज़ योर टर्न अराउंड टाइम। Okay, so these are the few characteristics and it should also be minimum.
अब कुछ एल्गोरिदम्स हमारे पास, ये हमारी कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे एक एक करके। आई होप CPU शेड्यूलिंग क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछें। थैंक यू।